हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अजय वत्स स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है वो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर इस टॉपिक पर रहने वाली। तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमारी +1 फिजिक्स का जो ये सेकेंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर जो था आपका, उसका लिंक जो है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जा करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। और इससे पहले जो हमने टॉपिक किए थे, फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, उसका जो हमने देखा था कि यूज जो था टेक्नोलॉजी के अंदर, उसको पढ़ा था। उसके स्कोप जो थे, एक्साइटमेंट्स थी जो उससे फिजिक्स को पढ़ने की, वो देखी थी। अच्छा, दूसरा ये था कि हमने क्या देखा था, हमारा फंडामेंटल जो प्रिंसिपल थे फिजिक्स के वो क्या थे, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। तो वो चीज़ें उसमें हमने पढ़ी थी। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। सबसे पहले ये है कि फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर का क्या मतलब हुआ। फंडामेंटल है या फिर इसको बेसिक कहें, तो जो बेसिक फोर्सेज है हमारे नेचर में वो कौन कौन से फोर्सेज हैं। तो वो हमारे पास 4 फोर्सेज हैं। फर्स्ट जो है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। सेकंड हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। थर्ड जो हमारा है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और फोर्थ जो है हमारा वो वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 फोर्सेज हैं। तो एक बार लिख देता हूँ इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर। ये जो 4 फोर्सेस हैं ये हमारे फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, आज की क्लास में जो है हम केवल ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की आप अलग से साथ की साथ ही हेडिंग ना लीजिए और ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है आप पढ़ते हैं। तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमें क्या कहता है, और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसने दिया। सर आइजैक न्यूटन ने जो है इस फोर्स को हमें बताया। इस फोर्स के बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन दी, बताया इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं कि इसमें क्या बोला गया है न्यूटन के द्वारा। ये कोई दो पॉइंट थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन पर ये कोई बॉडी रखी हुई है जिसका मास है m1 और m2। यूँ कहें तो दो मासेस रखे हुए हैं, m1 और m2, ठीक है। ये मासेस थोड़ी दूरी पर हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स पर हैं। तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहेंगे। ये आर डिस्टेंस जो था इन दोनों के बीच, ये इसका डिस्टेंस है, ठीक है। आर जो इनकी बीच की जो है वो दूरी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो इसमें नेक्स्ट जो अगली चीज जो कहते हैं न्यूटन, जो पहली बात कहता है वो क्या है कि जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इन दोनों मासेस के बीच का, मैसिव बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स है दो मैसिव बॉडीज के बीच का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ दोज मासेस। ठीक है, इससे हमें इसने ये जो फर्स्ट पॉइंट था इसमें क्या कहा, M1 और M2 अगर दो मैसिव बॉडीज हैं, ए और बी पॉइंट पर रखे हुए हैं, इसी सेपरेशन डिस्टेंस आर से सेपरेटेड हैं, तो जो अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा, ये एक दूसरे को जो है अपनी एक दूसरे की तरफ जो खींचेंगे, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो हमारे इन दोनों मासेस का जो वेट है M1 और M2, इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट, इसको एक बार आगे जो अगर लिखें तो जो एक फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 और M2 का प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसकी सेकंड जो स्टेटमेंट थी, वो स्टेटमेंट क्या है, जो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन टू मैसिव body is inversely proportional to square of separation distance। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, वो कहती है कि जो हमारा ये फोर्स होगा अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों बॉडीज के बीच का, तो इस ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा? जो हमारा सेपरेशन डिस्टेंस आर है, इसके इन्वर्सली स्क्वायर के, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, तो जो हम इसको लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, दैट इज फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या यूँ कहें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये जो स्टेटमेंट थी, पहली स्टेटमेंट थी, ये क्या कहती है कि इनके मासेस का जो प्रोडक्ट है ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब अगर हम इन दोनों जो स्टेटमेंट्स थी हमारी, इनको अगर कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास जो हमारा फोर्स था, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, और जब इनको हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास क्या आएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 अपॉन M2, M1 इंटू M2 अपॉन R²। तो फोर्स जो है हमारा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारा फोर्स का यहाँ से अगर इसके प्रोपोर्शनलिटी जो एक कांस्टेंट था, इसको अगर रिमूव करते हैं, तो यहाँ पर एक और जो टर्म है वो ऐड हो जाएगी, और वो क्या होगी, जी M1 M2 अपॉन R²। ये जो जी है हमारा, ये क्या है, ये यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है हमारा, ये वो आ जाएगा। और तो यहाँ पर जो हमारा ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, इसकी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, वह है जी जो है हमारा इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और जो इसकी यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या इसको अगर उसमें लिखें और न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ठीक है, इन्वर्सली इसका जो है वो स्क्वायर रहेगा, तो ये 1/kg² है, उसको हम kg-2 में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये इसको सोल्व करने पर आएगा। सोल्व भी क्या, ये हमारी जो दो डेफिनेशंस थी, दो स्टेटमेंट्स थी न्यूटन के द्वारा जो दी गई थी, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा फोर्स जो है वो M1 M2 अपॉन R² निकल करके आएगा। और जब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो इसका जो प्रोपोर्शनलिटी जो साइन था उसको हम हटाते हैं, तो हमारे पास जो है एक नया कांस्टेंट जी जो है
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था हमारा वो आ जाएगा और बाकी एज इट इज रहेगा। तो इस जी की जो वैल्यू है हमारी क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे फिर इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसका वो हम क्या देखेंगे, इन दोनों बॉडीज, ये जो दो बॉडीज रखी हुई हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पर, तो अभी हमने देखा कि जो इनके बीच में फोर्स था हमारा वो फोर्स आया था G m1m2/r²। ठीक है, अब इस फोर्स अट्रैक्शन फोर्स से जो है ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हैं। तो मान लीजिए कि ये जो कनेक्टेड हैं और ये फोर्स जो कोई दो फोर्सेस जो हैं ये एक दूसरे को जो है ये इसको अट्रैक्ट कर रही हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो सेकंड बॉडी है F21 और ये F12, ठीक है, ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये लग रहे हैं। तो जो नेक्स्ट इससे निकल करके आया वो क्या आया कि जो भी फोर्स हमारे होंगे, मान लीजिए कि दो फोर्स थे हमारे F1 F2, F12 जो था वो इक्वल होगा माइनस ऑफ F21, ठीक है, यानी कि जो एक्शन होगा उसके नेगेटिव में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जो ये हमारा F12 और F21 है ये क्या है इसको समझेंगे एक बार। देखो ये फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स, तो ये जो बॉडी है इसको कौन खींच रहा है अपनी तरफ, ये मास 2 था जो, ये जो सेकंड बॉडी थी ये इसको खींच रही है। तो ये F12 क्या होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, जो फर्स्ट बॉडी थी हमारी उसके ऊपर कोई फोर्स लगा और उसने उसको अट्रैक्शन किया, उसको अट्रैक्ट किया फर्स्ट बॉडी को, तो वो उसको हम उस फोर्स को जो है रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है, वहीं अगर F21 है तो इसमें अपोजिट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये एक छोटी सी बात थी कि फोर्स जो थे, क्योंकि ये फोर्स किसी अट्रैक्शन फोर्स से जो ये बॉडी है इसको किसी अट्रैक्शन फोर्स से सेकंड बॉडी की तरफ खींच रहा है, लेकर के जा रहा है। वहीं F21 जो फोर्स है वो इस सेकंड बॉडी को किसी अट्रैक्शन फोर्स से इस तरफ लेकर के आ रहा है। तो ये कह रहा है कि जो दोनों फोर्सेस हैं वो इक्वल होंगे लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, क्योंकि F12 फोर्स इसको जो है अगर यहाँ से देखें तो F12 फोर्स जो है फर्स्ट बॉडी को राइट साइड में लेकर के जा रहा है, वहीं F21 फोर्स जो था ये क्या कर रहा है, ये हमारी बॉडी को, जो सेकंड बॉडी जो थी इस बॉडी को खींच करके लेफ्ट साइड में ला रहा है। तो इनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये दोनों फोर्सेज जो हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। यही चीज़ जो हमारी इस चीज़ से जो निकल करके आ रही थी वो यही आ रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसका एक और पॉइंट है वो क्या है कि किसी भी बॉडी पर और अर्थ, किसी भी बॉडी और अर्थ के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। जिस फोर्स से जो हमारी अर्थ है वो किसी बॉडी को जो है अपनी तरफ खींच रही है तो वो क्या है हमारा, वो ग्रेविटी है। और जो ग्रेविटी है हमारी वो ग्रेविटी एक स्पेशल केस है हमारा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स का स्पेशल केस क्या है हमारा, ग्रेविटी है। और ग्रेविटी क्या है कि अर्थ जो है हमें या किसी बॉडी को जो है अपनी तरफ किस फोर्स से खींच रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हमारा आगे, इसकी जो है इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले, फिर उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, टॉपिक है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते जो है आगे इसकी जो नोटेशन है वो G
से देंगे। जो G.F है इसको हम एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्म में, इसकी नोटेशन की फॉर्म में जो है यूज कर रहे हैं आगे लेक्चर में। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट कुछ एक एग्जांपल्स हैं वर्बली करवा देता हूँ, बाकी इनके नोट्स जो है आपको, नोट्स की जो PDF है वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा कर के इसके नोट्स जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो जो इसका फर्स्ट एग्जांपल है वो हमारा क्या है कि जो हमारी अर्थ और अदर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट हैं। तो वो क्या है, वो इसी वजह से हैं, इसी फोर्स की वजह से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। नेक्स्ट जो है कि समुद्र के अंदर, ओशियंस के अंदर जो है हाई टाइड, लो टाइड, जो टाइड्स आते हैं वो सब क्या हैं, वो भी इसी का एग्जाम्पल हैं। क्योंकि जो मून और जो हमारे जो टाइड्स हैं उनके बीच में, ओशियन के बीच में जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काम करता है, और उसी वजह से जो है हमारा ये हाई टाइड, लो टाइड जो हमारे ओशियंस के अंदर आते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है हमारा, जब हम कोई भी सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो स्पेस के अंदर छोड़ते हैं, तो वो हमारी पृथ्वी के जो स्पेस है या उससे बंधी हुई रहती है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो वो सब भी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है एग्जाम्पल है। और जो है नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, हम जो है सरफेस पर खड़े हैं, अर्थ की जो सरफेस पर खड़े हैं, ये खड़े हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, वो सब क्या है, तो वो सब चीज़ें क्या है कि अर्थ जो है किसी भी बॉडी के ऊपर, कोई भी बॉडी है जो हमारे सरफेस के ऊपर है, तो वो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, और इसी वजह से जो है हम इसके ऊपर जो है खड़े हो पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा कि जितनी भी गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जा रही हैं, हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर उन्होंने बनाया हुआ है, एनवायरनमेंट में है, वो सब, उन सभी गैसेज के ऊपर भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगा हुआ है, और इसीलिए वो यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है। तो जो नेक्स्ट देखें तो जो मून है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है, तो वो सब भी क्या है, अर्थ, मून जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो सब क्या है, वो भी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है हमारा, उसी का एग्जाम्पल है। और लास्ट एग्जाम्पल इसका क्या है कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ये हैं, और जो अपने स्टार्स हैं, तो ये सभी के सभी एक प्रॉपर मैनर में क्यों दिख रहे हैं अलग अलग जगह पर, इनके बीच में भी जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काम कर रहा है। तो ये सभी जो है हमारे एग्जाम्पल थे ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो लिखने में अभी अगर मैं लिखूंगा तो आपका जो लेक्चर है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। समझ में आ ही गया होगा आपको, आपके आसपास जो भी कोई चीज़ें ऐसी हैं एक दूसरे को खींच रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन मैसिव बॉडी होनी चाहिए, वो लाइटर बॉडीज नहीं होनी चाहिए। मैसिव बॉडी जब एक दूसरे को जो है खींच रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, उनका जो, उनके बीच में जो क्या काम, जो क्या फोर्स जो लग रहा है, किस फोर्स से जो काम कर रहा है उनके बीच में, वो फोर्स क्या हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स था हमारा वो क्या था, F=G m1m2/r²। ये फोर्स जो है हमारा, ये फोर्स जो है उन बॉडीज के बीच में जो है काम करेगा। जब भी कोई दो मैसिव बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगी, तो ये फोर्स जो है उनका रीजन रहे। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स है हमारी, वो करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट जो है इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारी फोर्स की, ये एग्जांपल्स थे। आगे जो इसका अगला जो टॉपिक है वो क्या है, करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स को हम एक डायग्राम में समझते हैं ताकि लिखना ना पड़े और वीडियो जो है वो हमारा ज़्यादा लंबा ना जाए। तो उसके लिए देखो, हम, हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी वो यहीं से थी, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की। दो मैसिव बॉडी हैं m1 m2, और ये किसी डिस्टेंस पर होने के बावजूद भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है। किसी फोर्स F12 से और F21। तो इसके बीच में हमें क्या क्या दिख रहा है, एक तो ये जो फोर्स जो लग रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक जो थी वो यही थी कि जो ये फोर्स है ये काम कहाँ कर रहा है, ये किसी लॉन्ग डिस्टेंस पर जो है काम कर रहा है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं कि एक्शन एट ए डिस्टेंस।
ये किसी डिस्टेंस के ऊपर एक्शन हो रहा है, ठीक है, दो बॉडीज के बीच में, तो इसको हम इसलिए क्या बोल देते हैं, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट जिसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो है लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब लॉन्ग रेंज फोर्स का एग्जांपल देख लीजिए, सन और अर्थ के बीच में हमारा इन दोनों के पेयर के बीच में जो है हमारा कितना फोर्स लगता है, 10⁻22 न्यूटन, 10⁻22 न्यूटन, ठीक है, ये फोर्स लगता है। और ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। तो हमारा इतना लॉन्ग जो डिस्टेंस होने के बावजूद भी ये फोर्स जो है हमारे ऊपर काम कर रहा है। फोर्स कितना लग रहा है, 10⁻22, डिस्टेंस 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। तो ये जो हमारा क्या है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। जो नेक्स्ट है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई तीसरी बॉडी भी रखी हुई है, ठीक है, M3, लेकिन इस तीसरी बॉडी का इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये भी हमारी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, बाकी नोट्स में लिखी हुई है तो आप वहाँ से नोट डाउन कर लेंगे कि जो अदर बॉडीज है, नो इफेक्ट ऑन द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ पेयर ऑफ बॉडीज ड्यू टू अनदर बॉडी। जो हमारी थर्ड जो एक्स्ट्रा इन दो से बाहर चाहे कितने भी हैं, उन दोनों फोर्सेज के बीच में जो है जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उस पर उस थर्ड या जो अदर और जितनी भी बॉडीज हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा उनकी प्रेजेंस का। दूसरा ये, इनके बीच में क्या मीडियम है, मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑफ मीडियम, ठीक है, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसकी फोर्थ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट जो है हमारी वो क्या है कि जो ये फोर्स जो है, जो ये सेंट्रल लाइन है, लाइन ऑफ जॉइनिंग जो है, इसके अलोंग काम करता है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी, फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है। फिफ्थ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, जो ये सेंट्रल लाइन है हमारी, ये ज्वाइनिंग लाइन जो है, इसके अलोंग है, एक्स अलोंग लाइन ऑफ एक्स अलोंग सेंटर लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। जो सेंटर, इसके जो सेंटर्स जो कनेक्ट हो रहे हैं जिस लाइन के थ्रू, उसी लाइन पर जो है ये जो हमारा फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, इसमें ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो काम करेगा। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, तो लिखना चाहें तो लिख लेंगे, बाकी उससे पहले हम देख चुके हैं उसको कि जो हमारा फोर्स F12 था वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड था, लेकिन डायरेक्शन जो थी उसकी अपोजिट थी। तो ये हमारी सिक्स इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो है। जो नेक्स्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि जो ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये कंजर्व्ड है, ठीक है, ये हमेशा कंजर्व्ड रहा है। दूसरा इसको कैसे समझ सकते हैं कि इन्हीं दो बॉडीज के बीच में जो है अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो इसको ये कोई मतलब नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। और ये जो डिपेंड करता है वो क्या करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो थी इसकी उस पर डिपेंड करता है। और जो लास्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि जो जो जब ये बॉडीज जो है M1 M2, इनकी जगह अगर लाइटर बॉडीज जो आ जाए, ये मैसिव बॉडी ना हो, लाइटर बॉडीज होंगी, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स जो होगा, इस वजह से हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। वहीं जब मैसिव बॉडीज जो होती हैं हमारी, बड़ी बॉडीज जो हैं जिनका बहुत ज़्यादा मास है, मैसिव बॉडीज जो हैं, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, हमारा अट्रैक्शन जो फोर्स होगा,
ये फॉर्मूला था F(g(m1m2/r²), तो नीचे का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा बन जाता है और वो वैल्यू जो है वो नेग्लिजिबल जो आ जाती है। इसमें देख लेंगे एक बार, चलो F(g(m1m2/r²), ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में जब हम रखते हैं इसकी वैल्यूज को, आर का जो हमने डिस्टेंस जो था वो रखा, सेपरेशन डिस्टेंस मान लीजिए यही था, लेकिन इसकी बॉडीज जो थी इनका वेट जो है वो कम है, इनका मास जो है वो कम है, लाइटर है। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं ये हमारी जो है नियर बाई जीरो हो जाएंगी या जीरो के टेंडिंग टू जीरो रहेंगी। तो उस वजह से जो हमारा जो फोर्स है, कंप्लीट फोर्स है, वो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम आएगी और उसको हम जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं। वहीं हैवी बॉडी जब भी होंगी जिनका मास अच्छा खासा होगा तो उसमें क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कंप्लीट वैल्यू जो है हमें जो फोर्स की मिलेगी वो काफ़ी बड़ी होगी, तो इसलिए हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, करेक्टरिस्टिक्स थी। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसको देखेंगे। और साथ ही कोशिश रहेगी कि शायद उसमें दो फोर्सेज जो हमारे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो इसका नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसको डिस्कस करेंगे। यदि आपको आज का ये वीडियो जो था, हमारा आज का जो ये लेक्चर था, ये पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन जो है वो ठीक टाइम से मिल जाए और आप आपकी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर